नमस्कार, मैं आपके साथ रोहित रंजन। न्यूज़ नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और इस वक्त मेरे साथ बेहद खास मेहमान हैं, केंद्रीय मंत्री सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी। अनुराग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका स्वागत रोहित जी, धन्यवाद। अनुराग जी, 400 का टारगेट लेके चल रहे हैं, तो शुरुआत सबसे पहले उसी से करते हैं, क्योंकि आप 4 बार के हमीरपुर के सांसद हैं, 5वीं बार की तैयारी। अभी तक तो प्रत्याशी कोई फाइनल आपके अगेंस्ट कौन होगा वो हो नहीं पाया, लेकिन इस बार चुनौती ज़्यादा टफ देख रहे हैं 2014-2019 के मुकाबले, या ज़्यादा आसान देख रहे हैं? मुझे लगता है हर चुनाव को गंभीरता से लेना चाहिए, चाहे बड़ा हो या छोटा हो, क्योंकि जो लक्ष्य निर्धारित किया 400 सीट का, उसमें हर एक सीट जीतनी जरूरी है, हर एक बूथ पर लीड जरूरी है। और तभी हमने लीड 370 हर पोलिंग बूथ पर हो और 400 पार भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सीटें हों। ये लक्ष्य विशाल है लेकिन असंभव नहीं। सर, 400 होगा कैसे? मुझे ये समझा सकते हैं? थोड़ा सा गणित मैं समझना चाहता हूँ। हिंदी भाषी बेल्ट में आप ऑलरेडी ऑलमोस्ट फुल मेजोरिटी की तरफ हैं। दक्षिण में 130 सीटों में 29 सीटों पर आप हैं, तो आप ये कह रहे हैं कि आप दक्षिण में लीड लेंगे इस बार? क्या हमने दक्षिण भारत में काम नहीं किया? क्या हमने दक्षिण भारत को विकास से दूर रखा? अरे नरेंद्र मोदी जी ने तो देश के हर कोने को, जहां केवल लुक ईस्ट पॉलिसी के नाम पे कांग्रेस काम करती थी, वो ताकती रहती थी, करती नहीं थी। मोदी ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी के नाम पे काम किया, एक्शन दिखा। सड़कें बनना, हवाई अड्डे बनना, हमारे नेशनल हाईवे बनना, रेलवे लाइन बिछना, स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ और निवेश वहाँ पे जाना, सेमीकंडक्टर जैसा यूनिट असम में जाना पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए एक बहुत बड़ी बात है। ये नॉर्थ ईस्ट का विकास। इसी तरह से दक्षिण भारत में देखिए, अगर एफडीआई कर्नाटक में सबसे ज़्यादा आई, स्टार्टअप्स हमारे वहाँ पर हुए, तमिलनाडु में अच्छा किया, तो आज अगर आप एक वाइब्रेशन, एक उत्साह अगर तमिलनाडु में देखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी एक विकल्प के रूप में उभर रही है। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनने के बावजूद लोग देश में भारतीय जनता पार्टी के अधिकतर सांसद और उनकी आवाज़ देश तक पहुंचाना चाहते हैं। आंध्र प्रदेश में अब हमारे गठबंधन की ओर लोग एक उम्मीद के साथ देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त शासन मिलेगा और आंध्र प्रदेश का विकास भी होगा। केरल में तुष्टीकरण की राजनीति से लोग दुखी आ चुके हैं और वो चाहते हैं वहाँ पे भी कमल खिले। तो फिर कर्नाटक क्यों हार गए? कर्नाटक राज्य के चुनावों में विषय अलग होते हैं, लेकिन पिछली बार भी कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी ने रिकॉर्ड सीटें जीती थी, इस बार भी रिकॉर्ड सीटें ही जीतेगी। रिकॉर्ड तो जीत लेंगे, लेकिन वो जब न्याय यात्रा और भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी निकालते हैं तो वो कहते हैं दक्षिण में ज़्यादा लहर है। और आप क्या राहुल गांधी की यात्राओं को सीरियसली ले रही है आपकी पार्टी और आप? मैं सिर्फ इतना कहूँगा, कौन न्याय यात्रा निकालता है? वो लोग जो 60 साल सत्ता में रहे, इसका मतलब वो न्याय नहीं कर पाए। जो नारा देते रहे कि गरीबी हटाओ, गरीबी नहीं हटा पाई, गरीब और बढ़ाते चले गए। जो कहते थे रोटी कपड़ा मकान, और 60 साल की राजनीति उन्होंने इसी नाम पर की। क्षेत्रवाद, जातिवाद, संप्रदाय, देश को बांटने की राजनीति उन्होंने तब भी की और आज भी कांग्रेस और सहयोगी दल वही कर रहे हैं। आप देखिए भारत को कितने टुकड़ों में बांटना चाहते हैं और किस टुकड़े पे राज करना चाहते हैं। क्या सोच है इनकी? ये भारत को एक रूप में भी नहीं देखते। यही सोच इनकी इनको नीचे लेके जा रही है। ये दक्षिण में जाते हैं तो दक्षिण की बात करेंगे, फिर उत्तर में चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं दिखाते हैं। नहीं, आप तो ऐसे परसेप्शन बना रहे हैं जैसे लगता है कि बीजेपी आई 10 सालों में फिर ये काम हुआ, क्योंकि वो तो कह रहे हैं ना कि आप जैसे अभी आपने कहा कि 60 वर्षों, क्या किसी इमारत की बुनियाद को अगर मजबूत ना रखा जाए तो बड़ी इमारत खींच सकते हैं? क्या 60 सालों में कुछ तो काम हुआ होगा सर, जिसको हो सकता है कि आपने और अमली जामा पहनाया? हम ये नहीं कह रहे कि कुछ काम नहीं हुआ, लेकिन जब हम तुलना करते हैं कि साउथ कोरिया हमारे साथ आज़ाद हुआ था, आज वो विकसित राष्ट्र बन गया। सिंगापुर हमारे साथ इंडिपेंडेंस मिली, आज़ादी मिली, वो आज डेवलप्ड नेशन हो गया। भारत क्यों पीछे रह गया? किन की नीतियों के कारण पीछे रह गया? किन कारणों के कारण पीछे रह गया? कारण थे भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद। नीतियां थी केवल अपनी जेब भरो और देश का खजाना खाली करो। इसलिए कांग्रेस का कोई भी कालखंड रहा होगा वो भ्रष्टाचार से भरा रहा होगा, तुष्टीकरण की राजनीति से भरा रहा होगा। हिंदू मुस्लिम डिवाइड से लेकर जाति डिवाइड तक करने का काम कर रहे होंगे। आज भी वो यही कर रहे हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग को अपने यहाँ शामिल कराते हैं
फिर देश के टुकड़े करने की सोच रखते हैं। नहीं तो वो अपने 10 सालों में देश की सेना को मजबूत करते उन्होंने नहीं किया। बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं दी, लड़ाकू विमान नहीं दिए, लेटेस्ट हथियार नहीं दिए। क्यों नहीं दिए? क्योंकि रक्षा सौदों में दलाली जिसको खाने की आदत थी वो बगैर दलाली के कुछ खरीद ही नहीं कर पाया। लेकिन आज जब सरकारें बदली, नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, तो आत्मनिर्भर भारत की राह पर हमने देश में रक्षा उत्पादन 1 लाख करोड़ से ज़्यादा किया। तेजस जैसे एयरक्राफ्ट, लड़ाकू विमान बनाए, हेलीकॉप्टर बनाए, अपनी राइफल से लेके अपने टैंक, अपने मिसाइल बना रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस कहती है परमाणु हथियार समाप्त कर दो। अरे कांग्रेस कहती परमाणु हथियार समाप्त कर दो। जब दुनिया के हिस्सों में युद्ध छिड़ा है, एक ऐसी स्थिति बनी है कि ना जाने कहाँ तक ये युद्ध फैल जाएंगे, उस समय अपने देश को सुरक्षित रखने की बजाय ये असुरक्षित करना चाहते हैं, कमज़ोर करना चाहते हैं। और ये कांग्रेस की सोच भारत को कमज़ोर करने की, इनके मंसूबों को कभी देश की जनता पूरा नहीं होने देगी। आप बताते हैं कि भारत विश्व गुरु की छवि ले रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोग सुनना चाहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पटल पे थोड़े दिन पुरानी इंसिडेंट्स है, यूक्रेन और जब रशिया का वॉर चल रहा था उसमें ये खबरें आई कि प्रधानमंत्री ने हस्तक्षेप किया, वॉर को ख़त्म करने की नसीहत दी, विपक्ष इसको लेकर क्रिटिसाइज किया। वो पूरा मामला क्या था? क्या प्रधानमंत्री ने बात किया, वह कहा था कि वॉर सही नहीं है, इसको थोड़ा सा रोका जाए, कुछ ऐसी बातें हुई थी क्या? देखिए, भारत ने बहुत शुरू में ही यूक्रेन रशिया वॉर के समय कह दिया, दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर। और एक लाइन में बहुत कुछ कह दिया कि भारत युद्ध नहीं चाहता, भारत डेमोक्रेसी के पक्ष में है, डिबेट के पक्ष में है और डिसीजन मेकिंग के पक्ष में है। और इसलिए दुनिया भर ने एक उम्मीद के साथ देखा। और G20 के जब बैठक हुई तब सबको लगता था रशिया यूक्रेन युद्ध का साया भारी पड़ेगा G20 समिट पर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के कारण दिल्ली डिक्लेरेशन भी हो पाया, यहाँ ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस भी बन पाया, जिससे भारत को एनर्जी सिक्योरिटी में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। और दूसरा, इकोनॉमिक कॉरिडोर जो भारत UAE यूरोप का मंजूर हुआ, ये अगले 1000 साल के लिए जैसे सिल्क रूट की तरह ये रूट बनेगा ट्रेड का, व्यापार का और हमारे लोगों के कामकाज के लिए। ये बहुत बड़े निर्णय हुए हैं जी। और आज भारत और मोदी जी को जाना जाता है मैन ऑफ अलायंसेस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, योग से लेकर आयुर्वेद और ट्रेडिशनल मेडिसिन तक, ये नरेंद्र मोदी जी ने मात्र 10 सालों में वैश्विक पटल पर भारत की एक नई पहचान बनाई। काले धन और आतंकवाद के मुद्दे को दुनिया भर में बड़ी गंभीरता से किसी ने खड़ा किया तो नरेंद्र मोदी जी ने। ये भारत के नेतृत्व की ताकत है जो 140 करोड़ की जनता के वोट के कारण आज दुनिया में भारत का मान सम्मान बढ़ा, क्योंकि पूर्ण बहुमत। और जो आपने पहली बात कही 400 सीट की, मैं इसलिए कहता हूँ 1984 के बाद अगर 2014 में पूर्ण बहुमत मिला तो नरेंद्र मोदी के नाम पे 282 सीटें, उससे बेहतर हुआ 2019 में 303 सीटें, अब होगा 400 पार, 404। अच्छा अनुराग जी, ये तो सारी बातें ठीक है, लेकिन इस 404 के लिए आप विपक्ष को कुचल रहे हैं। आप ईडी का इस्तेमाल करते हैं, सेंट्रल एजेंसीज का इस्तेमाल करते हैं, चुनाव सामने है तो उनको वो कहते हैं हमारे पॉपुलर चेहरों को आप हिरासत में गिरफ्तार करवा देते हैं। हेमंत सोरेन का एग्जाम्पल देते हैं, अरविंद केजरीवाल का एग्जाम्पल देते हैं। क्या 404 के लिए ये नीति भी सही है? पहली बात मैं कहूँ कि जांच एजेंसियां जो हैं स्वतंत्र हैं। वो ये देख के जांच नहीं करते कि आज चुनाव है कल चुनाव है। मान लीजिए सोनिया गांधी जी का नेशनल हेराल्ड घोटाला, अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला, इन सब में जांच चल रही है, लेकिन वो कोर्ट में है ना जी, जिस गति से चल रही है। इसी तरह से रॉबर्ट वड्रा जी की चल रही है, लालू प्रसाद यादव जी की, अखिलेश यादव जी की जांच एजेंसियाँ, या फिर श्रीमान अरविंद केजरीवाल जो कट्टर बेईमान हैं। आज उनकी सरकार के स्वास्थ्य मंत्री जेल में, शराब मंत्री जेल में, जेल मंत्री जेल में और उनके शिक्षा मंत्री जेल में, उप मुख्यमंत्री जेल में और स्वयं कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल जेल में। क्यों? ये रिकॉर्ड बनाया इन्होंने कि किसी के पार्टी के इतने मंत्री एक साथ जेल में हो, वो अरविंद केजरीवाल जी के हैं। जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने आए थे खुद भ्रष्टाचार में डूब गए, जिन्होंने करोड़ों रुपए का शीश महल बनाया और शराब घोटाले में पैसा भी खाया। अब क्या जांच एजेंसियां इनके खिलाफ जांच ना करें? क्या करना चाहिए?
जब हम कहते हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन करो तो ये विरोध करते हैं। 5 साल में अगर एक बार चुनाव हो जाए तो क्या दिक्कत है? देश का समय बचेगा, पैसा बचेगा, निर्णय जल्दी से होंगे और जांच एजेंसियां 4.5-5 साल जो काम करना है अगर इनके हिसाब से करना हो तो वैसे करेंगे। नहीं तो वो तो कह रहे हैं कि अगर कोर्ट ना रहता तो फिर वो आपने कांग्रेस के भी फंड को ब्लॉक करवा दिया था आईटी के नाम पर। देखिए, मुझे लगता है इसको हमें बड़ी गंभीरता से देखना चाहिए। सभी राजनीतिक दलों को इनकम टैक्स की छूट है क्योंकि उनकी कमाई नहीं होती, लोग चंदा देते हैं चुनाव लड़ने के लिए। आखिरकार क्या कांग्रेस पार्टी के पास इतना समय नहीं कि वो रिटर्न फाइल करें? क्या कांग्रेस पार्टी कानून से ऊपर है? ऐसा क्यों? अगर बाकी सभी राजनीतिक दलों ने अपनी रिटर्न फाइल की तो कांग्रेस पार्टी ने क्यों नहीं की? फिर उन्होंने फिर मौका दिया, उन्होंने फिर नहीं की। अहंकार देखिए कितना है। जब ये ट्रिब्यूनल में गए तो वहाँ पे हार गए, एपलेट ट्रिब्यूनल में। ये कोर्ट गए तो वहाँ पर हार गए। इन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार हमारे खाते बंद कर देगी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने साफ कहा कि हम इस तरह का कोई एक्शन नहीं लेंगे, हम चाहते हैं कि हमारी जो डिमांड है कांग्रेस पार्टी उसका पैसा जमा कराए। क्यों देश की जनता को गुमराह करते हैं? कभी कहते संविधान बदल देंगे, कभी कहते मुसलमान को ख़त्म कर देंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज 2014 में कांग्रेस ने कहा था मोदी आएगा तो मुसलमान ख़त्म हो जाएगा, क्या हुआ? वैसे ही है। मुसलमान देश का पहले से और सशक्त हुआ। और इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि उसको रसोई गैस का सिलेंडर भी मिला, पक्का मकान भी मिला, शौचालय भी मिला, पानी की सुविधा भी मिली, मुफ्त में इलाज और मुफ्त में अनाज भी मिला, बिजली भी मिली, तो कोविड का वैक्सीन भी हुआ। क्या किसी ने पूछा हिंदू हो कि मुसलमान हो? किसी ने भेदभाव नहीं किया। लेकिन कांग्रेस और इनके सहयोगी दलों को तुष्टीकरण की राजनीति करनी है। राम मंदिर बन जाए तो उसका विरोध करना है, रामलला का हम केस लड़ें तो उसमें भी इनको कांग्रेस को अपने वकील खड़े करने और रामलला का विरोध करेंगे। मैं आपसे पूछता हूं, कौन सा ऐसा देश होगा जिसमें बहुसंख्यक लोगों को 500 साल तक इंतजार करना पड़े मर्यादा पुरुषोत्तम राम का मंदिर बनाने के लिए? 150 साल मुकदमे लड़ने पड़े, और जब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद भी होता है तब भी देश में पूरी शांति बनी रहती है और मंदिर का निर्माण होता है। मस्जिद बनाने के लिए भी अलग से ज़मीन दे दी जाती है। हमने तो इस पर कोई राजनीति नहीं की। हम तो कहते हैं हम रामायण उत्सव अब पूरी दुनिया भर में मनाएंगे। अरे भारत को गर्व होना चाहिए कि हम विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। हमने बौद्ध सर्किट यहाँ बनाया, करतारपुर कॉरिडोर खुलाया, केदारनाथ, काशी विश्वनाथ, सोमनाथ, महाकाल लोक और अब अयोध्या धाम में भव्य राम मंदिर बनाया। और इन सबको विकास भी किया, विरासत को भी आगे बढ़ाया है। नहीं तो आप पे तो आरोप यही लग रहा है कि आप हिंदू मुसलमान आप कर रहे हैं। डर का माहौल आप जिसको कहते हैं कुछ नहीं, कांग्रेस वाले कह रहे हैं, विपक्ष कह रहे हैं कि डर का माहौल तो है। आप देखिए शोभा यात्रा रामनवमी में, वहाँ पे फिर भी पत्थरबाजी हो गई। कहाँ हुई? मैं आपसे इसलिए पूछना चाहता हूँ स्पेसिफिक, कहाँ हुई? अभी आपने खबरों में देखा होगा, कर्नाटका की खबर थी, माफ़ कीजिए बंगाल की खबर थी, बंगाल में हुआ, बंगाल में वहाँ पे पत्थरबाजी हो गई। यही तो मैं आपसे पूछता हूँ, क्यों? केवल राम नामी के टाइम पे लोग पथराव उनके ऊपर क्यों करते हैं? आगजनी क्यों करते हैं? उनके ऊपर गोलियां क्यों चलाते हैं? क्या हिंदू को कुचल दोगे, दबा दोगे? क्या ममता बनर्जी जी की सरकार में हिंदू सुरक्षित नहीं रहेंगे? क्या दुर्गा पूजा करने जाएं तो यातना सहें, रामनवमी का जुलूस निकालें तो यातना सहें? पूरे देश भर में रामनवमी को बड़े उत्साह उमंग के साथ मनाया जाता है। ममता बनर्जी जी क्यों डराती हैं वहाँ पे और पथराव की घटनाएं होके, और वहीं पर संदेश खली जैसी घटना जहाँ महिलाओं के प्रति अपराध होता है तो इनकी सरकार उनको संरक्षण देती है। एक डीआईजी की ट्रांसफ़र देश में अन्य राज्यों में भी हुई होगी, चुनावों के समय होती हैं, डीसी बदलते, डीआईजी, आईजी, एसपी सब बदलते हैं। ममता बनर्जी जी का अधिकारी के पक्ष में क्यों उतर आती हैं? किसी अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार की अगर जान चलती तो सड़क पे उतर आती। ये कैसी राजनीति है? क्या केवल विरोध की राजनीति करनी है, अराजकता करनी है? क्या ममता बनर्जी जी को किसान के खाते में पैसा ना डालें तो उसका विरोध करना है? उनको फसल बीमा योजना का लाभ ना मिले तो विरोध करना है? उनको पक्का मकान ना मिले तो विरोध करना है? अरे क्या करोगे? मनरेगा का पैसा हम देते, उसका हिसाब ये देते नहीं। कैसे बताइए रोहित जी, कैसे चलेगा? मोदी जी पक्का मकान दे रहे, 4 करोड़ लोगों को दिया, ममता बनर्जी ने क्यों रोका अपने यहाँ पर? 11 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि मिली, 3 लाख करोड़ रुपया, क्यों रोका? क्या कारण तो बताएं। आयुष्मान भारत की 5 लाख की सुविधा क्यों रोकी गई? क्या बंगाल के लोगों का अधिकार नहीं है? और हम तो अब 70 साल से ज़्यादा वालों को भी
5 लाख का इलाज मुफ्त में देंगे और अनाज भी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में देते जाएंगे। क्या ममता बनर्जी जी अब भी रोकेंगी? तो आप तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, आपको कौन रोक सकता है? आपके पास तो सब क्या है ना, विपक्ष कहती है आपके पास एजेंसीज है। आप देखिए, हम तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में विश्वास करते हैं। हम संघीय ढांचे को और मजबूत करते हैं, कानून व्यवस्था को हम राज्य पर छोड़ते हैं और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम को स्थानीय स्तर पर लागू बेहतर हो, सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स को भी वैसे हो तो हम उनके राज्य की सरकारों के ऊपर निर्भर करते हैं। हम हस्तक्षेप नहीं करते। आप संघीय ढांचे का जिक्र कर रहे थे, लेकिन ये तो आप पे ही आरोप लगा कि ढांचा दरअसल बीजेपी का स्ट्रांग होता गया, संघीय ढांचा तो कमजोर हो गया। इलेक्टोरल बॉन्ड, थोड़े दिन पहले राहुल गांधी ने न्यूज नेशन से बात की, उन्होंने कहा ये तो सबसे बड़ा घोटाला है इलेक्टोरल बॉन्ड। प्रधानमंत्री या फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब आप लोग कह रहे हैं कि ये सब कुछ ठीक है। अगर ठीक था, सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐसा क्यों आया? अगर ठीक था, क्योंकि मैं इस बात को मानता हूं कि इलेक्टोरल बॉन्ड से पहले भी पैसे तो पार्टी के पास जाते थे, इसका हिसाब नहीं होता था, लेकिन यहाँ हिसाब तो है। क्या ये मुद्दा वाकई जनता समझ रही है, जनता के बीच पहुंच रहा है? जनता बहुत समझदार है। जनता जानती है कि ये जो परिवारवादी पार्टियां हैं, ये पार्टी के नाम पे चंदा लेती थी लेकिन परिवार के खाते में लेके जाती थी। पार्टी के नाम पे 10%, परिवार के नाम पे 90%। और जब पार्टी के नाम पे पूरा पैसा सीधा इलेक्टोरल बॉन्ड से आना शुरू हुआ तो परिवारवादी पार्टियों को दर्द शुरू हो गया कि तो पार्टी में जाएगा, परिवार का क्या होगा। पहले आप बताइए, 1947 के बाद 2014 तक जितने चुनाव लड़े, किस राजनीतिक दल को कितना चंदा मिला, किससे मिला? आपके पास कोई रिकॉर्ड है? नहीं है। ये नरेंद्र मोदी जी लाए, वो व्यक्ति जो चाहता है कि पार्टियां, दल और राजनीति, देश मजबूत हो, पारदर्शिता आए। पारदर्शिता लाने के लिए पार्टी सिस्टम में पैसा जाए, ये मोदी जी की सरकार की सोच है। हम भारतीय जनता पार्टी को 6,400 करोड़ रुपया मिला, 18 राज्यों में सरकार है और केंद्र में 400 एमपी हैं, लोकसभा राज्यसभा के मिला के। ममता बनर्जी जी की केवल एक राज्य की सरकार है, 1,600 करोड़ रुपया। कैसे? कांग्रेस की 2 राज्यों में मुश्किल से सरकार नहीं, 1,500 करोड़ रुपया। 40 सांसद है मुश्किल से। तो कैसे मिला? मतलब यही मैं जानना चाहती हूँ, क्या उन्होंने? क्योंकि पारदर्शिता है साहब, किससे छिपा नहीं। अगर किसी कंपनी ने एक को दिया, दूसरे को दिया, हो सकता है तीसरे को ना दिया हो, कि ये 4-4 को दिया होगा। पारदर्शिता है, आज आपको पता है, कोई छिपा नहीं है। आप मुझे बताओ 2014 से पहले का हिसाब, आप जो कहोगे मैं करूंगा। ठीक है, वो तो मैं कह रहा हूँ कि उसका कोई हिसाब नहीं था, लेकिन ये भी तो आया ना कि जब इस डॉक्यूमेंट्स में निकला कि जिस पार्टी ने, जिस कंपनी ने आपको फंड किया, उससे थोड़े दिन पहले जो है ईडी ने वहां पर दबाव डाला, रेड डाला। यही तो आरोप आप पे लग रहा है कि ईडी का इस्तेमाल बिल्कुल गुमराह करने के रोहित जी काम किया जा रहा है, बिल्कुल गुमराह करने का। जांच अलग चलती है। आप मुझे बताओ, आपके खिलाफ जांच चल रही हो, आप चंदा दो, आपको फिर नोटिस आ जाए, तो इसका क्या मतलब है? और अगर आपने चंदा पहले दिया होगा, चुनाव के टाइम पे दिया होगा, जांच उसके बाद शुरू हुई होगी, तो क्या है? अच्छा, ढेरों उदाहरण है, आप लिस्ट देखो, डेट वाइज देखो। ये तो इनका पूरा धराशायी हो गया थी, इन्होंने जो सवाल खड़ा किया। ये नहीं, देखिए, इनके ऊपर इसलिए उल्टा पड़ता है, जब ये भ्रष्टाचार का आरोप नरेंद्र मोदी के ऊपर लगाते तो चिपकता नहीं। जनता जानती है, उनका पल पल, क्षण क्षण देश के लिए समर्पित है। उन्होंने देश की पाई बचाई भी, गरीब की भलाई के लिए लगाई भी। 2,75,000 करोड़ रुपये हमने सरकारी सब्सिडीज में से बचाया। उदाहरण के तौर पे 4 करोड़ 20 लाख फर्जी राशन कार्ड थे, 4 करोड़ 10 लाख फर्जी गैस सिलेंडर के कनेक्शन थे, जिनके नाम पे सब्सिडी खाई जाती थी, लेकिन गरीब को मिलता नहीं था साहब। आधार बनाया, बैंक खाता खुलाया, अब सीधा खाते में पैसा डालते, मोबाइल से भी वो ले लेते हैं। ये किया हमने, इंश्योर किया कि आखिरी व्यक्ति को मिले, अंगूठा लगाता है बायोमेट्रिक पे, तब जाके अनाज मिलता है। चोरी बचाई। भ्रष्टाचार का आरोप तो आप भी लगाते हैं सर। 2G पे घोटाले पे क्या हो गया? 10 साल हो गए। रॉबर्ट वाड्रा का नाम लेकर बहुत सारे घोटाले, उस पर वक्त बीत गया, आरोप ही तो लगता रहा। मैं आपका आभारी हूँ, आपने सवाल खड़ा किया। आज अरविंद केजरीवाल जेल में जाते, मनीष सिसोदिया जेल में जाते, सत्येंद्र जैन जाते, तो आप हल्ला मचाते हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, अरविंद केजरीवाल जेल चले गए। अरे भाई, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने आया था कि भ्रष्टाचार के नए रिकॉर्ड बनाने आया था? क्या उनको सर्टिफिकेट मिला, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी?
लालू प्रसाद यादव जी चारा घोटाले में कितने सालों बाद जेल गए? कौन से साल में हुआ था? 30 साल से ऊपर लग गए। और जब जेल जाते हैं तो मीडिया के लोग सिंपैथी की बात करते हैं। अब उनका जॉब फॉर जमीन, कि जमीन दो जॉब लो। ममता बनर्जी यहाँ के नकद दो नौकरी लो। 65 करोड़ रुपया नकद ममता बनर्जी के मंत्री से पकड़ा गया। 350 करोड़ रुपया राहुल गांधी जी के सांसद से पकड़ा गया। इनके यहाँ पे सैकड़ों करोड़ रुपए की प्रॉपर्टीज पकड़ी जाती है। मुझे बताइए कि इनके खिलाफ कार्रवाई ना हो? अच्छा, कुछ नाम है सर। और जब आपने 2G की बात की तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये कांग्रेस ने हफड़ा दफड़ी में जांच जिस तरह से कराई और कोर्ट में जाके जो इन लोगों ने स्टैंड लिया, उसके कारण ये सब हुआ है। अब सुप्रीम कोर्ट ने वापस दिया इसको खोलने का काम, अब जांच वापस हो। तो यानी अब एक्शन होगा इस पे? भाई जांच और निष्पक्ष होनी चाहिए, फर्जी खा। तो कुछ नाम मैं गिना रहा हूँ सर। ये प्रफुल्ल पटेल हैं, क्लोजर रिपोर्ट आ गई। हेमंत विश्वा शर्मा अब आप में है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पहले ये आपकी पार्टी में नहीं थे। अजीत पवार हैं, शुभेंदु अधिकारी हैं, छगन भुजबल, इन सब पे तो आप लोग आरोप लगाते थे जब ये कांग्रेस में थे, दूसरी दलों में थे। अब ये आए सब कुछ क्लीन हो गया, ऐसा कैसे हो जाता है? मैं आपको बहुत आभारी हूँ, आपने सवाल पूछा। जांच एजेंसियां जांच करेंगी, कोर्ट में सबूत देंगी, कोर्ट निर्णय देगा कि ये ईमानदार है या भ्रष्टाचारी है। पहली बात ये, कोर्ट अगर जांच से संतुष्ट नहीं होगी तो दोबारा जांच भी करवा सकती है, किसी रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में भी करा सकती है। बहुत सारी ऑप्शंस कोर्ट के सामने हैं। और मैंने जैसे कहा, अगर इस देश में लालू प्रसाद यादव जी के केस को अगर 30 साल से ज़्यादा लग गए, ऐसे कई और मुकदमे जो 15-20 साल से पेंडिंग ही चल रहे हैं। हम तो चाहते हैं इसको रिकॉर्ड समय में ये जांच पूरी हो, रिकॉर्ड समय में सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक अपने निर्णय दे और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, चाहे इस दल का हो या उस दल का हो। आप युवा हैं, 4 बार से सांसद हैं, एनर्जेटिक हैं, हर चीज़ में दिलचस्पी है, खेल से जुड़े रहे, भविष्य है देश, मतलब देश भविष्य के तौर पर आपको देखता है, हमारे देश के पीएम में विजन देखता है, सब कुछ तो है सर। आपकी पार्टी कहती है कि बहुत विजनरी पार्टी है, फिर 400 के लक्ष्य के लिए आपको सर दूसरे दलों से जो छोड़कर आ रहे हैं उनको आप अपने साथ शामिल कर रहे हैं, इसकी ज़रूरत क्यों है? अगर कोई विकसित भारत बनाने के लिए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की सेवा करना चाहता है, दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल से जुड़ना चाहता है और उसको लगता है कि मुझसे गलती होगी, इतने वर्षों तक ऐसे दल में रहा जो देश के लिए नहीं परिवार के लिए सोचता था, जिसके लिए भारत नहीं परिवार फर्स्ट था, तो आए तो स्वागत है। हमारी आइडियोलॉजी के साथ, हमारी नीतियों के साथ, हमारे नेतृत्व के साथ हम उनको ढालने का काम करेंगे ऐसे सांचे में जो देश के लिए समर्पित है, देश को आगे बढ़ाने के लिए। आप देखिए 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था थी, लड़खड़ाती चरमराती अर्थव्यवस्था थी, आज दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। मात्र $320 बिलियन हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स थे, आज $620 बिलियन है। हमारा एक्सपोर्ट केवल $387 बिलियन था, 776 बिलियन है। हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट 5.1% था, आज 2% है। हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट Q4 की 2014 में 4.6% थी और Q3 की पिछले साल 8.4% है, दुनिया की सबसे ज़्यादा। हमारे मोबाइल इंपोर्ट करने वाले, हम दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश इंपोर्टर थे, आज दूसरे सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर बन गए। मरीन एक्सपोर्ट हमारा $5 बिलियन से बढ़ के $9 बिलियन हो गया। मोबाइल एक्सपोर्ट हमारा 3 गुना बढ़ गया। 4 लाख करोड़ की मोबाइल फ़ोन की मैन्युफैक्चरिंग हुई, 1,20,000 करोड़ का एक्सपोर्ट हुआ। एप्पल जैसी कंपनी ने आकर जो आईफोन है 1.5 लाख से ज़्यादा नौकरियां दी और 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग किया। खिलौने हम दुनिया से लाते थे, आज 2.5 गुना ज़्यादा हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा। 83% खिलौने हिंदुस्तान में बनते हैं। इतने आंकड़े रख दिए सर आपने। मैं और भी रखना चाहता हूँ, मैं आपको और आंकड़े रखता हूँ। चलिए मैं आपको एक मिनट में बताता हूँ, मैं आपको एक मिनट में बताता हूँ। देश मानेगा, कांग्रेस माने ना माने। 74 एयरपोर्ट थे 2014 में, आज 150 एयरपोर्ट हैं। 96,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे थे, आज 1.5 लाख किलोमीटर हैं। 3,20,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें थी, आज 7,86,000 किलोमीटर हैं। 0 वंदे भारत थी, आज 41 वंदे भारत हैं। 31,000 किलोमीटर रेलवे लाइन हमने पिछले 5 साल में बनाई, जितनी जर्मनी की कुल रेलवे लाइन है। अगले 5 साल में इतनी और बनाने वाले हैं। 5,000 किलोमीटर 1 साल की बनाएंगे, जितनी स्विट्जरलैंड की कुल मिला के रेलवे लाइन है। और भारत में
87 मेडिकल कॉलेज थे, आज 706 मेडिकल कॉलेज हैं। 480 यूनिवर्सिटी थी, आज 1100 यूनिवर्सिटीज़ हैं। 16 IIM थे, आज 23 IIM हैं। 12 IIT थे, आज 19 IIT हैं। और 7 एम्स थे, आज 23 एम्स है, 22 एम्स हैं। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, जो कांग्रेस ने 60 साल में नहीं किया, वो भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने 10 वर्षों में उससे ज़्यादा किया है। अर्थव्यवस्था भी बचाई, विकास भी किया और विरासत को भी बचाया। इसलिए हमने इन 10 वर्षों में मजबूत नींव जो रखी है, इस पे विकसित भारत बनाएंगे। जितने लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं जुड़े, हम साथ में लेकर जाएंगे, क्योंकि देश को विकसित राष्ट्र बनाएंगे। उन्होंने एक चीज़ और किया सर, आप लोगों को जोड़ने के बाद उन्होंने भी अलायंस जोड़े हैं सर, इंडिया अलायंस बनाया अलग अलग दलों को लेकर। मुझे एक सवाल ये पूछना था खैर, कि आप अक्सर बोलते हैं कि आपकी पार्टी के लिए राहुल गांधी वरदान है और उनकी पार्टी के लिए अभिशाप। ये कॉन्सेप्ट क्यों है, मतलब ऐसा क्या है आपके लिए वरदान? देखिए, राहुल गांधी जी, आप एक यात्रा की बात कर रहे थे, पश्चिम बंगाल गए, क्या उनकी इंडी अलायंस की ममता बनर्जी जी आई? नहीं आई। चुनाव पश्चिम बंगाल में हो रहा, क्या इकट्ठे मिलकर लड़ रहे? नहीं, एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। उनके दूसरे सहयोगी अरविंद केजरीवाल जी पंजाब में, क्या वो इकट्ठे लड़ रहे हैं? यात्रा में शामिल हुए? नहीं हुए। और एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार खड़े किए। भगवंत मान जी ने तो विधानसभा में कपड़े फाड़ दिए कांग्रेस के, इतना भाषण देके कि इन भ्रष्ट कांग्रेस के साथ मैं कैसे जुड़ूंगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी उसी भ्रष्ट कांग्रेस के साथ, इनकी पत्नी जाके सोनिया गांधी जी के साथ बैठती हैं। फिर वायनाड में राहुल गांधी जी चुनाव लड़ने गए तो SDPI, PFI, जो आतंकवादी सोच का समर्थन करते हैं, आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, उन लोगों का समर्थन पाते हैं। कितना गिरेंगे राजनीति में। न्यूक्लियर वेपन्स को ख़त्म करने की बात करते हैं, चाइना के साथ ये मिल जाते हैं जब डोकलाम की घटना होती है। तो आप मुझे बताइए, इनकी नीयत पर और इनके नेताओं पर प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं कि नहीं होते? कि नहीं होते? जनता देख रही है, जनता देख रही। जनता देश को कमज़ोर नहीं करना चाहती, क्योंकि जनता ने पूर्ण बहुमत की सरकार के बाद एक ऐसा नेता खड़ा किया जो आज दुनिया का सर्वाधिक लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी के रूप में आए। आज दुनिया को उम्मीद मोदी में दिखती है, आज दुनिया को उम्मीद भारत में दिखती है। लेकिन कांग्रेस के लोग भय क्या फैलाते हैं? दक्षिण उत्तर, EVM, अंबेडकर जी का दिया संविधान। मैं पूछता हूँ कांग्रेस से, मुसलमान को तो पिछले 10 साल में सुरक्षा ही मिली और आगे ही बढ़ा। अंबेडकर जी को जो सम्मान हमने दिया है, अरे कांग्रेस ने तो अपमानित करके पार्टी से निकाला था, चुनाव हरवाए थे, प्रताड़ित किया था। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार आई, पंचतीर्थ बनाया, जन्मभूमि, दीक्षा भूमि, शिक्षा भूमि, चैत्य भूमि, महापरिनिर्वाण भूमि, 5 स्थानों पे। और हमने संविधान दिवस मनाया 26 नवंबर को, 2 दिन का, हर साल मनाते हैं। 14 अप्रैल को बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पे राष्ट्रीय अवकाश किया। हमने बाबा साहब को मान सम्मान दिया और मोदी जी ने संसद भवन में संविधान पर शीश झुकाकर कहा, सबका साथ सबका विकास। नहीं, आप इतनी बातें गिना रहे हैं, इतनी बातें बता रहे हैं, और वो तो कह रहे हैं, खड़गे साहब को आपने सुना होगा, उन्होंने कहा था कि ये चुनाव फैसले का चुनाव है, संविधान को अगली बार ये खत्म कर देंगे अगर सत्ता में आ गए। आप कह रहे हैं कि आप संविधान को सर्वोपरि रख रहे हैं, आप आरोप लग रहा है संविधान खत्म कर देंगे। रोहित जी, मैं सिर्फ इतना ही चाहता हूँ, आप अगर अपने चैनल पे राजीव गांधी जी का पुराना वीडियो दिखाइए जहाँ पे वो कह रहे हैं अगर हमें संविधान को भी बदलना पड़ा तो ऐसे राजीव गांधी जी कह रहे हैं, एक नहीं 2-2 बार कहते हैं। और इसी कांग्रेस पार्टी ने नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी और मनमोहन सिंह जी के कुल मिलाकर समय में 62 बार संविधान का संशोधन किया, 62 बार। और एक कांग्रेस पार्टी देश को गुमराह कर रही है, भय और भ्रम फैला रही है। अरे जो बैलेट बॉक्स चुरा के ले जाते थे, पोलिंग बूथों पर कब्जा करते थे, जिन्होंने बैलेट बॉक्स चुराने के बाद, पोलिंग बूथ पे कब्जा करने के बाद चुनाव जीते हों, आज वो EVM पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। जबकि 2004 में अटल जी की सरकार के बावजूद ये लोग आए सत्ता में, 2009 में इनकी पार्टी तभी ये सत्ता में आए, 2014 में चुनाव भी इनकी पार्टी उस समय सत्ता में थी जब हम लोग जीत कर आए। जब हम जीत कर आए तो उसके बाद भी कई राज्यों में चुनाव हुआ, ये लोग जीते। कितना भ्रमित करोगे देश को? अब तो सुप्रीम कोर्ट तक ने 2 बार देखने के बाद बोल दिया कि EVM के साथ ही जाना यही सही है। आप चुनाव हारने से पहले, आपको जब जीत के लिए कोई विजन नहीं है,
तो आप वापस बैलेट पेपर चुराने, बूथ पे कब्जा करने, लोकतंत्र की हत्या करने, इस सोच को वापस विपक्ष लाना चाहता है। हम लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे। मैं आपको एक बात कह रहा हूं, ये एंटी लोकतंत्र लोग हैं, ये एंटी सनातनी हैं जिनको खतरा है। एंटी लोकतंत्र को खतरा है, एंटी सनातनी को खतरा है, एंटी राम को खतरा है और एंटी अंबेडकर को खतरा है। ये सब लोग वही हैं जो इनके खिलाफ हैं। यानी आप कह रहे हैं कि ये विपक्ष अम्बेडकरवादी सोच के खिलाफ है, ये विपक्ष सनातन के खिलाफ है, ये विपक्ष लोकतंत्र के खिलाफ है और आप उनके खिलाफ खड़े हैं, आप ये कह रहे हैं। निश्चित तौर पर हम संविधान को बचाने खड़े हैं, हम विरासत को बचाने खड़े हैं और हम सबके साथ इसलिए खड़े हैं क्योंकि हमने संविधान को और मजबूत किया है, हमने विरासत को और मजबूत किया है, हमने देश को और सुरक्षित किया है, हमने देश को और समृद्ध और संपन्न किया है और आगे और करेंगे। इसलिए आपको कहना चाहता हूं, फ्रॉम साइंस टू स्टार्टअप्स एंड फ्रॉम स्पोर्ट्स टू स्पेस, इंडिया हैज़ प्रोग्रेस्ड वेल। साइंस की बात करूं तो हमने वैक्सीन एक नहीं दो बनाई, 220 करोड़ मुफ्त में लगाई, 157 देशों को वैक्सीन मैत्री में पहुंचाई। स्टार्टअप्स में हम कहीं नहीं थे, दुनिया की तीसरी बड़ी शक्ति स्टार्टअप्स में बनाकर दिखाई। $450 बिलियन वैल्यूएशन है, 4 लाख करोड़ की। हमने स्पोर्ट्स में, कभी क्रिकेट में सेंचुरी लगती थी, एशियन गेम्स में 107 मेडल जीते। अब ओलंपिक्स के आयोजन की तैयारी है जिसका राहुल गांधी विरोध कर रहे हैं। और दूसरा, हम स्पेस की बात करते हैं, ये चंदा मामा की लोरी सुनाते रहे, हमने चंदा मामा के दक्षिण ध्रुव पर, चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर शिव शक्ति पॉइंट पे तिरंगा झंडा फहराने का काम किया। दुनिया का पहला देश हमारा भारत बना है। चलिए सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। और मैं समझ सकता हूं क्योंकि आपके क्षेत्र में एक नए रिकॉर्ड की तैयारी में आप होंगे 4 बार के बाद 5वें बार की, तो इसलिए मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो आभारी हूँ हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की जनता का, क्योंकि मेरा चुनाव तो जनता और कार्यकर्ता लड़ाते हैं। 4थी बार लोकसभा का सांसद बनाया तो लगभग 4 लाख मतों से जिताया। अब 5वीं बार का चुनाव है, लक्ष्य वो खुद तय कर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अनुराग जी से हम बात कर रहे थे और लगातार खबरों का सिलसिला न्यूज़ नेशन पर जारी है।